ये एक साल से एफआईएस निकाल निकाल करके पैसा ले जा रहे हैं बाहर, डीआईएस बचा के रखे हैं मार्केट को इतने टाइम से। एफआई उधर निकालता है, डीआई डालता है, डीआई मार्केट को बचाता है। तो डीआईएस को कम से कम इंसेंटिवाइज करने के लिए आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उनको छूट दो ना, या जीरो करो ना। एसटीटी के साथ दिक्कत यह है कि आप कमाओ या अपनी जेब से ले जाकर के उड़ा दो, दोनों केस में आप टैक्स दोगे। मतलब आपका प्रॉफिट हो तो दोगे ही दोगे, लॉस हो तो भी दोगे। तो एसटीटी इतना जहरीला टैक्स है। रिटेल एफएनओ ट्रेडर जो हैं उनको डिस्करेज करना चाहती है, उनको चाहती है कि स्टॉक मार्केट से बाहर रहो, तुम नहीं करो भैया, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तुम्हारे खोने के चांसेस, तुम्हारे हारने के चांसेस ज्यादा है, तो तुम दूर रहो। अब अगर सच में ये लॉजिक है तो एक बात बताओ, तो एसटीटी उन पे तो लगता है। साथ में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जो एक बार में 1000 करोड़ डालते हैं, 2000 करोड़ डालते हैं, उन पे एसटीटी काहे ले रहे हो फिर? जो डिलीवरी में स्टॉक्स लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उन पे एसटीटी क्यों लग रहा है फिर? तो सरकार का ये लॉजिक हमको समझ में नहीं आया, लेकिन एसटीटी बढ़ गया ये समझ में आया, और मार्केट को ये बात समझ में नहीं आई। अच्छा, आपके मन में कई सारे सवाल होंगे, बजट कैसा है, मिडिल क्लास के लिए टैक्स क्यों नहीं है? मतलब अभी तक तो बहुत कुछ सुन चुके होंगे आप कि बजट अच्छा नहीं है, बेकार है, कुछ लोग कह रहे होंगे अच्छा है। देखो, बजट के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है ना कि निर्मला सीतारमण और मोदी जी जब बात करते हैं टीवी पर, एक तो बजट पेश करती है निर्मला सीतारमण, बाद में मोदी जी आकर के बोलते हैं बजट कैसा है। कोई भी समझाता नहीं है कि ये जो चीज दी गई है उसका मायने क्या है, उसका इंपैक्ट क्या होगा। उसके बाद क्या होता है, ये तो पढ़ के चले जाते हैं, फिर एक से एक एनालिस्ट आएंगे टीवी पर, यूट्यूब पर, अपने मन की सब, कोई कहेगा एकदम बेकार है, कोई कहेगा एकदम सही है। तो ये एग्जैक्टली मतलब क्या है, जो जो चीजें बजट में दी गई है उसको होता क्या है? क्योंकि निर्मला सीतारमण तो भैया टेक्निकल भाषा बात करेगी, टेक्निकल वर्ड्स बोलेंगी, तो उसको सिंपल करने के लिए हम आते हैं ना आपके बीच। हमारा पर्पस यही है कि बजट को हम सिंपल भाषा में, आसान शब्दों में आपको समझाएं, हुआ क्या है आज के बजट में। और जब पूरा हम समझा दें तो लास्ट में मैं अपना कंक्लूजन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने शेयर करूंगा, मुझे ये बजट कैसा लगा, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताओगे कि आपको कैसा लगा। लेकिन उससे पहले बजट जानना तो जरूरी है ना। एक बार बजट को पूरा समझ लें कि आज क्या क्या हुआ है, क्या क्या एक्टिविटी हुई है, तब हम लास्ट में आएंगे कंक्लूजन पर, मैं इस बजट के बारे में क्या सोचता हूं। तो 3 हिस्से में इसको मैंने रखा है, अच्छा क्या हुआ, बुरा क्या हुआ, और बहुत बुरा क्या हुआ। आज के बजट में तीनों चीजें हैं, कुछ बहुत बुरी चीजें हैं और कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं। तीनों को पहले समझाता हूं। अगली यानी कि बहुत बुरा, सबसे बुरा तो यह हुआ कि स्टॉक मार्केट आज करेक्शन हुआ है भैया, 2-2.5% टूट गए। कारण, सबसे बड़ा कारण यह हुआ एसटीटी बढ़ा दिया गया है। एसटीटी समझाता हूं, बट उससे पहले यह भी समझा दूं कि एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कम करने की बात या जीरो करने की एक्सपेक्टेशन थी सरकार से। भैया एक साल से एफआईएस निकाल निकाल करके पैसा ले जा रहे हैं बाहर, डीआईएस बचा के रखे हैं मार्केट को इतने टाइम से। एफआई उधर निकालता है, डीआई डालता है, डीआई मार्केट को बचाता है। तो डीआईएस को कम से कम इंसेंटिवाइज करने के लिए आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में उनको छूट दो ना, या जीरो करो ना। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इस पर कोई बात ही नहीं हुई। उल्टा हुआ क्या, एसटीटी बढ़ा दिया गया। एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खरीदो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, सर हर चीज को सिक्योरिटी बोलते हैं। तो सिक्योरिटी एक बार खरीदो और एक बार बेचो, हर बार आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। उस टैक्स की दिक्कत यह है कि नॉर्मल टैक्स जो होता है, इनकम टैक्स वगैरह, हम कब देते हैं? जब हम कमाते हैं तब हम टैक्स देते हैं, नहीं कमाए तो आप टैक्स नहीं दोगे। एसटीटी के साथ दिक्कत यह है कि आप कमाओ या अपनी जेब से ले जाकर के उड़ा दो, दोनों केस में आप टैक्स दोगे। मतलब आपका प्रॉफिट हो तो दोगे ही दोगे, लॉस हो तो भी दोगे। तो एसटीटी इतना जहरीला टैक्स है। तो एसटीटी जैसा टैक्स तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन है। और इस टैक्स को डबल नहीं 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। देखो एसटीटी का डेटा पहले आपको दिखाता हूं मैं, आपको फिर आता हूं कितना बढ़ा है। एसटीटी से 2024-25 में 52,000 करोड़ का कलेक्शन सरकार ऑलरेडी कर रही थी। अच्छा, यह तब है जब 0.02% एसटीटी लगता था। आप कहोगे कितना? 0.02%, मात्र सिर्फ इतना एसटीटी लगता है और 52,000 करोड़ एक साल में कमा लेती है सरकार। उम्मीद यह थी कि अगले साल 78,000 करोड़ कमा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 63,000 करोड़ पे रह गए। तो सरकार को लगा झटका कि भैया ये तो हमारे एक्सपेक्टेशन से कम है, एक काम करो एसटीटी डबल करो। तो एसटीटी सरकार ने डबल कर दिया। कितना डबल किया, किस पे डबल किया, ये समझो। फ्यूचर्स पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो 0.02% पहले लगता था, अब 0.05% लगेगा, यानी कि लगभग 2.5 गुना बढ़ा दिया। ऑप्शंस प्रीमियम पर 0.10% लगता था, 0.15% अब लगेगा।
ऑप्शंस की एक्सरसाइज आप लेते हो तो 0.125% लगता था, अब 0.15% लगेगा। तो एसटीटी से बड़ी मार पड़ी लोगों को। अब सरकार का लॉजिक एसटीटी बढ़ाने के पीछे ये है कि रिटेल एफएनओ ट्रेडर जो हैं उनको डिस्करेज करना चाहती है, उनको चाहती है कि स्टॉक मार्केट से बाहर रहो, तुम नहीं करो भैया, तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, तुम्हारे खोने के चांसेस, तुम्हारे हारने के चांसेस ज्यादा हैं, तो तुम दूर रहो। अब अगर सच में ये लॉजिक है तो एक बात बताओ, तो एसटीटी उन पे तो लगता है, साथ में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो एक बार में 1000 करोड़ डालते हैं, 2000 करोड़ डालते हैं, उन पे एसटीटी काहे ले रहे हो फिर? जो डिलीवरी में स्टॉक्स लेते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, उन पे एसटीटी क्यों लग रहा है फिर? तो सरकार का ये लॉजिक हमको समझ में नहीं आया, लेकिन एसटीटी बढ़ गया ये समझ में आया, और मार्केट को ये बात समझ में नहीं आई। एक तो तुमने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन घटाया नहीं, ऊपर से एसटीटी बढ़ा दिया, तो मार्केट आज हो गई नाराज और 2.5% की निफ्टी क्रैश। अब बुरा क्या है? बुरा समझने से पहले समझो कि बुरा जो है ना, अभी का सर्कमस्टेंसेस चल रहा है। कोई भी बजट जब आता है ना, बजट जब पेश किया जाता है, तो देश में उस समय कैसा माहौल, क्या सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, उसको ध्यान में रख के बजट लाया जाता है। तो अभी बहुत सारी बुरी चीजें हैं। एक तो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज का कारण क्या है? वो ट्रम्प चाचा सुबह उठेंगे, बीड़ी फूकेंगे, इस देश पे टैरिफ, शाम को सोने जाएंगे, लगाएंगे उस देश पे टैरिफ, अगले दिन उठा ईरान पे कब्जा कर लेंगे, बोल दिया, अगर शाम को सोते सोते बोला ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेंगे, अगले दिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। मतलब ये आदमी कब क्या करेगा किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो पूरी दुनिया कंफ्यूज है कि इस आदमी का क्या भरोसा भाई, ये आदमी कब क्या कर देता है पता ही नहीं चलता। तो इसी को कहते हैं जियोपॉलिटिकल ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। और बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट का मतलब बाहर से माल खरीदते हम ज्यादा हैं, बेचते कम हैं। तो बेचते कम हो यानी कि धंधा आप कम कर रहे हो, आपकी खरीदारी ज्यादा है। तो धंधा जब आप कम कर रहे हो, सिर्फ आप खरीद ज्यादा रहे हो, तो इसी को कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। मतलब आपका इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। होना उल्टा चाहिए कि आप माल बेचो ज्यादा बाहर, बेचने को ही तो धंधा कहते हैं। और कमजोर रुपया, 92 रुपए हो गया भैया $1 के मुकाबले। अच्छा, कमजोर रुपया से क्या फर्क पड़ता है? इंपोर्ट महंगा हो जाता है। सोच के देखो, जब 80 रुपए का $1 था, तो 80 रुपए के हिसाब से हमको बाहर के देश को पैसा देना पड़ता था माल इंपोर्ट करने के लिए। अब 92 हो गया, तो उतना ही माल, उतने ही डॉलर की कॉस्ट के हिसाब से हमको 90 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा। यानी कि ज्यादा रुपया हमको उतना ही सामान इंपोर्ट करने के लिए देना पड़ता है। इंपोर्ट महंगा हो गया, FIIs 1 साल से लगातार छोड़ रहे हैं। इन सब के बीच इकोनॉमी को स्ट्रांग करने की कोशिश की गई है। तो बुरा ये था अभी सिचुएशन। अब इसको अच्छा इस बजट के जरिए कैसे बनाया गया, बजट में क्या क्या अच्छा हुआ है, जरा हम ये समझते हैं। लास्ट में फिर हम आएंगे उस मुद्दे पर, टैक्स कट क्यों नहीं हुआ, आएंगे उस पर भी। सबसे पहली चीज, डिफेंस में बड़ा जंप हुआ है भैया। डिफेंस में अच्छा खासा एलोकेशन किया गया है। अब डिफेंस इस वक्त बहुत बड़ी जरूरत थी। क्यों? हमने अभी कुछ सेशन पहले आपको बताया भी था कि दुनिया का लगभग जितना बड़ा बड़ा देश है इस वक्त अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहा है। ट्रंप ने तो ये बोल दिया है कि मैं 50% बढ़ा दूंगा अपना डिफेंस बजट। पाकिस्तान हो, चाइना हो, कनाडा हो, सब अपना अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहे हैं। डिफेंस का मतलब आर्मी, हमारी आर्मी का बजट। अभी 2 कारण है डिफेंस का बजट बढ़ाने का। एक तो सिक्योरिटी बढ़ाना है भैया, कोई किसी से लड़ जा रहा है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया जा रहा है, किसी से बोल रहा है कोई हमला कर देंगे, लड़ जाएंगे, फड़ जाएंगे। तो पूरी दुनिया में कहीं कुछ सर्टेन नहीं है, कभी भी लड़ाई झड़ाई जैसा कुछ हो सकता है। हालांकि भारत एक ऐसा देश है कि जल्दी वो लड़ाई पड़ाई में इन्वॉल्व नहीं होता, बचने की कोशिश करता है। लेकिन अगर सामने वाला आतंक उसका रुका ही ना, तो लड़ना पड़ेगा ना। तो ये कारण बनता है कि डिफेंस को मजबूत किया जाए, अपनी सुरक्षा, अपने रक्षा तंत्र, अपनी आर्मी, अपने डिफेंस, अपने नेवी, इन सबको स्ट्रांग किया जाए। तो इस पे इस बार सबसे ज्यादा बड़ा बजट एलोकेशन किया गया है। इसकी सबसे ज्यादा जरूरत भी थी। अच्छा, डिफेंस का जब बजट बढ़ाया गया तो इससे 2 फायदे हुए। एक तो हमारी सुरक्षा बढ़ी ही बढ़ी, साथ में अब हम वो देश बन चुके हैं जो डिफेंस सिर्फ हम बाहर के देशों से खरीदते नहीं है। चाहे टैंक हो, चाहे कोई भी मिसाइल हो, चाहे गन्स हो, कुछ भी हम सिर्फ खरीदते नहीं है, हम खुद बना करके बेचते भी हैं दूसरों के देशों को। 2018 के बाद ये हुआ है। मतलब अब डिफेंस हमारा सिर्फ सिक्योरिटी के पर्पस से नहीं, हमारे व्यापार के पर्पस से भी एक सेक्टर बन गया है। डिफेंस में हम अच्छा खासा बिजनेस भी करते हैं, और ये व्यापार 2018 के बाद शुरू हुआ है। उसके पहले तो हम सिर्फ खरीदते ही थे दूसरे के देशों से। कितना हुआ है? 6.8 लाख करोड़
6.8 लाख करोड़ मतलब लगभग, अच्छा लास्ट ईयर का एलोकेशन है, लास्ट ईयर का एलोकेशन मोटा मोटी लगभग 7 लाख करोड़, इसमें 15% बढ़ाया गया है, 2% ऑफ टोटल जीडीपी, तो हो गया है ये 7,84,000 करोड़, मतलब मोटा मोटी 8 लाख करोड़। और ये 15% का जंप है कंपेरेटिवली पिछले साल के बजट एलोकेशन के, और ये 15% अब तक का हाईएस्ट है। अभी अब तक कभी भी बजट में 15% नहीं बढ़ाया गया था, इस बार सबसे ज्यादा। हालांकि अगर यूएस से आप कंपेयर करो तो फिर भी बहुत कम है। देखो 2% ऑफ टोटल जीडीपी है ये, हमारी टोटल जीडीपी 4 ट्रिलियन के आसपास, उस 4 ट्रिलियन के आसपास का हम 7 लाख 8 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं डिफेंस में, तो 2% ऑफ टोटल जीडीपी होता है। लेकिन यूएस इससे कहीं ज्यादा खर्च करता है, मालूम कितना? ये देखो हमने खोल रखा है यहां पर, यूएस खर्च करता है 2.5% ऑफ टोटल जीडीपी। तो आप कहोगे हम कौन सा ज्यादा कुछ काम तो कर नहीं रहे, वो 2.5 कर रहा है, हम 2 कर रहे हैं। तो सर एक चीज समझिए, हमारी जीडीपी है 4 ट्रिलियन के आसपास, यूएस की जीडीपी है 35 ट्रिलियन के आसपास। कहां 4 और कहां 35? 35 का अगर वो 2.5 कर रहा है तो सोच के देखो हमसे कितना ज्यादा डिफेंस बजट है उसका, हमारे से ज्यादा कितनी स्ट्रांग आर्मी है उसके पास, कितने मजबूत हथियार, कितने ड्रोन और पता नहीं क्या क्या जिससे लड़ाई लड़ी जाती है, हमसे कितना ज्यादा ताकतवर है वो। तो आपको नहीं लगता कि डिफेंस में बजट बढ़ना चाहिए था, डिफेंस पे देश को खर्च करना चाहिए था? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर ये सरकार ने किया है तो अच्छा किया है, बुरा किया है, ठीक है। ये जो इंक्रीज है ये मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और सिक्योरिटी चैलेंजेस फ्रॉम चाइना, पाकिस्तान, इन सबको ध्यान में रखते हुए किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मॉडर्नाइजेशन पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, डिफेंस की बात कर रहा हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर 2,19,000 करोड़ का इस्तेमाल ये सिर्फ और सिर्फ नए वेपन्स खरीदने में करेंगे। एयरक्राफ्ट, एरो इंजीनियर्स, वॉरशिप्स, अदर मिलिट्री हार्डवेयर को खरीदने में खर्च करेंगे ये। कैपिटल एक्सपेंडिचर सीधे फ्यूचर वॉरफेयर कैपेबिलिटी से जुड़ा है, मतलब ड्रोन वोन इन सबको खरीदा जाएगा भैया, ठीक है। कैपिटल आउटले कंपैरिजन, करंट फिस्कल बजट 1.8 लाख करोड़ के आसपास है। आउटले मतलब नई चीजें, मॉडर्न इक्विपमेंट, ठीक है। और पिछले साल ये मॉडर्न वाला जो है 2 लाख करोड़ के आसपास था, सॉरी 1.80 था, अब 2.19 हो गया, मतलब 40,000 करोड़ के आसपास, इस बार ज्यादा है। मोटा मोटी टोटल डिफेंस का बजट कितना हो गया? लगभग 8 लाख करोड़, ठीक है। अब 8 लाख करोड़ को कहां कहां जाएंगे उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, फिर वो बोरिंग हो जाएगा। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स, ये समझिए कैपेक्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। आपके पास जो पैसा आया है उस पैसा को खर्च कहां कर रहे हो आप अगर कमाते हो 50,000 रुपए, तो उस 50,000 रुपए को कहां कहां खर्च करते हो? 20,000 रुपए रेंट देने में खर्च करते हो, 10,000 रुपए बच्चों की फीस देने में खर्च करते हो, 2-4 हजार कपड़ों में खरीद, ये सब आम आदमी के खर्चे होते हैं। इसी तरीके से देश के भी खर्चे होते हैं। देश का खर्चा कहां है? रोड बनाने में कितना खर्च किया, रेलवे पटरी बनाने में कितना खर्च किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरा कंपनी अपने बनाने में कितना खर्च किया, ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सरकार जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, देश का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। हॉस्पिटल, स्कूल्स, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत ही आता है। 25-26 का बजट था 11 लाख करोड़ के आसपास, 11.2 है तो 11 लाख करोड़। 26-27 जो नया बजट है वो 12 लाख करोड़, यानी कि 1 लाख करोड़ सीधा बढ़ गया है इस बार कंपैरेटिवली पिछले। यानी कि सरकार ज्यादा रोड्स बनाएगी, ज्यादा रेलवे, पोर्ट्स, पावर, डिफेंस, इंफ्रा, लॉन्ग टर्म एसेट पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये अच्छा किया सरकार ने, बुरा किया? अच्छा किया ना। अच्छा डिफेंस में बढ़ाया था, अच्छा किया, बुरा किया था? अच्छा किया था। मतलब 2 पॉइंट हमको ऐसे मिले जो कि बजट को अच्छा बनाती है। अच्छा सबसे पहला वाला पॉइंट था एसटीटी वाला, वो गड़बड़ था, बहुत बुरा था। तो आप बताना, अब हमने 3 पॉइंट अभी तक कवर किए, 3 पॉइंट में से एक वाला हमको बहुत बुरा था, 2 वाला हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मतलब क्या है, ये हमने कर लिया। अच्छा ये कैसे काम करेगा? रोड्स और हाईवे, फास्टर ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। मतलब जब देखो रोड अच्छा होता है ना, चकाचक एकदम फराटेदार, जब गाड़ी भागे तो क्या होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाता है? डीजल कम खाएगा ट्रक, चक्का कम घिसेगा, जल्दी पहुंचेगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट इसी को कहते हैं, वो कम हो जाता है। अच्छा 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर बनने का भी अनाउंसमेंट किया गया है। 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर। हाई स्पीड रेलवे कहने का मतलब आप हाई स्पीड या तो वंदे भारत को बोल रहे हो या फिर बुलेट ट्रेन को बोल रहे हो, ये क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन हाई स्पीड का मतलब बुलेट ट्रेन जैसा ही कुछ समझ में आ रहा है। तो 7 हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कॉरिडोर्स बनने जा रहे हैं। पावर और एनर्जी डेवलपमेंट होगा, मतलब फैक्ट्रीज को स्टेबल पावर दिया जाएगा। अर्बन इंफ्रा मतलब मेट्रो, वाटर, सीवेज प्रोजेक्ट्स, इन सब पर टोटल 12 लाख करोड़ खर्च होंगे। देखो गवर्नमेंट जितना ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, मतलब इन चीजों में खर्च करेगी,
कंस्ट्रक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, मतलब जॉब्स भी बढ़ेंगी। ये सब काम करने के लिए लोग तो चाहिए ना, एम्प्लॉय चाहिए ना, जॉब्स बढ़ेगी। जॉब्स बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी। किसकी इनकम? देश की भी और उनकी भी, लोगों की भी। कंजम्पशन बढ़ेगा, जब लोग कमाएंगे तो ज्यादा कपड़ा लत्ता, जूतों, बाइक, कार, ये सब, मोबाइल फोन, ये सब खरीद सकते हैं, मतलब उन कंपनियों का भी फायदा होगा। ओवरऑल देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना ज्यादा होगा, ये सब फायदे में, मतलब लोगों से फायदा होता 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 देश की जीडीपी ग्रो करती है, बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद नई टेक्नोलॉजी पर सरकार का ध्यान गया है इस बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, 8,000 करोड़ का बजट इस पे लाया गया। सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर, आप इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी आइटम यूज करते हो, चार्जर, मोबाइल, कैमरा, ये लाइट्स, ये बोर्ड, कुछ भी, सब में सेमीकंडक्टर होता है। और सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा यूएस और चाइना बनाता है। पूरी दुनिया पे राज है यूएस और चाइना का, हम कहीं दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करते। अब हमने सेमीकंडक्टर बनाने पर भी काम शुरू कर दिया है भैया। चिप असेंबली नहीं, बल्कि एंड टू एंड सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। की पॉइंट, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नेक्स्ट फेज है चिप इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, फुल स्टैक इंडिया आईपी डिजाइन, स्ट्रॉन्गर डोमेस्टिक सप्लाई चेन। मोटा मोटी ये समझो, हमको पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर, एक तो सेमीकंडक्टर के अंदर की एक दो चीज बना लो, या फिर पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर खुद बनाओ। तो हम पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर खुद बनाने के चक्कर में हैं, और ये बजट है, बजट एलोकेट किया गया है इसको। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अभी क्या होता था, मोबाइल फोन यूज करते हो ना आप, ये सारा मोबाइल फोन किधर बनता था? चाइना में, मतलब बाहर के देश में बनता था। इंडिया में अगर कोई ब्रांड टैग लगा भी दिया मेड इन इंडिया, तो वो मेड इन इंडिया होता नहीं था, वो असल में असेंबल्ड इन इंडिया होता था। सारे पार्ट्स तो बाहर ही बनते थे, पार्ट्स इधर आए, असेंबल, स्क्रू टाइट कर दिया। अब क्या हो रहा है, सिर्फ पार्ट्स असेंबल नहीं होंगे, यहां पे पार्ट्स बनेंगे भी, और बन भी रहे हैं। सैमसंग की बड़ी बड़ी फैक्ट्री इंडिया में लगी हुई है, ग्रेटर नोएडा में लगी हुई है। तो सैमसंग के सिर्फ असेंबली नहीं हो रही, यहां पे पार्ट्स यहीं बन भी रहे हैं, और इसके लिए सैमसंग को सरकार बहुत सपोर्ट भी करती है, इंसेंटिव्स भी देती है, क्योंकि हमारे देश में जब क्रिएट कर रहे हैं वो, जॉब भी क्रिएट होता है ना, तो देश का फायदा होता है इससे। पहले ये जो था 22,000 करोड़ आउटले, मतलब नई चीज बनाने के लिए, नाउ एक्सपेंडेड टू 40,000 करोड़। कितना था ये? 40,000 करोड़। तो ये 40,000 करोड़ का चला गया है, ऑलमोस्ट डबल कर दिया है पिछली बार से। अच्छा, कंपोनेंट इसमें क्या क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मतलब डिस्प्ले मॉड्यूल्स, कैमरा की सब असेंबलीज, पीसीबीज, लिथियम बैटरीज, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर्स, फेरिटीज। अब इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, होगा कुछ अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम भैया। तो इलेक्ट्रॉनिक का पूरा काम हम चाह रहे हैं, हमारा देश चाह रहा है कि इधर ही हो। तो इससे फायदा क्या होगा? चाइना पे डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, जॉब तो क्रिएशन होगा, हमारे लोगों को जॉब तो मिलेगा, हमारी जीडीपी तो बढ़ेगी। चाइना पे डिपेंडेंसी हमारी कम होगी, यूएस पे डिपेंडेंसी हमारी कम होगी। इसका मतलब मोदी जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनो। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश का मतलब शुरुआत हो चुकी है। पहले तो सेमीकंडक्टर, दूसरा ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम में। ठीक है, तो अच्छा है बुरा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ना। ठीक है, यूज केसेस का क्या है? स्मार्टफोन बनते हैं, लैपटॉप बनते हैं, फ्रिज बनता है, माइक्रोवेव, टोस्टर, अप्लायंसेस, ये सब बनते हैं। अब तीसरा है रेयर अर्थ कॉरिडोर्स। रेयर अर्थ मेटल पर हमने कई बार बात करी है ना। कॉरिडोर क्या होता है? एरिया होता है जिधर ये रेयर अर्थ है। रेयर अर्थ का मतलब जैसे रेयर है, बहुत रेयर है, मिलता नहीं है। अर्थ का मतलब धरती के अंदर मिलता है। तो ऐसे मेटल्स जो धरती के अंदर मिलते हैं, मतलब आजकल की न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट, न्यू डिवाइसेस जो बनते हैं, उसमें बहुत यूज होता है ये। अगेन, इसका भी बाप, इस इंडस्ट्री का बाप मतलब यूएस है या चाइना है? इंडिया। अब हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं भैया। रेयर अर्थ कॉरिडोर का मतलब भारत में ना कई जगहों पे ये रेयर अर्थ की अवेलेबिलिटी है, लेकिन उसको माइन कौन करे, निकाले कौन? उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मशीनरीज चाहिए, पैसा खर्च होता है, वो अपने पास था नहीं। अब सरकार कह रही है हम ये भी करेंगे भैया, हमको नहीं चाहिए यूएस और चाइना से। अच्छा, कुछ स्टेट्स जहां पे जो डिस्कवर किए गए हैं, जहां पर है अंदर, ओडिशा है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इन सब पर है। क्यों मैटर करता है ये? क्योंकि रेयर अर्थ मेटल जो है उनकी जरूरत होती है ईवीज में, गाड़ियां, ईवी, बैटरी, फाइटर जेट्स में, रोबोटिक में, एआई हार्डवेयर में, सेमीकंडक्टर बनाने में। अभी तक हम क्या कर रहे थे? ये कहां से ला रहे थे? चाइना, यूएस से, ज्यादातर चाइना से। अब कह रहे हैं कि हम यहां खुद ही बनाएंगे, इंफ्रा डेवलप करेंगे, ये मेटल्स की माइनिंग हम खुद करेंगे। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? सरकार ने अच्छा किया इस पे पैसा लगा, खराब किया?
ठीक है, सारे पॉइंट देखो मैं बता रहा हूं। अब लास्ट में आप खुद ही बताओगे कि ये बजट अच्छा था बुरा था। अभी तक जो भी आपने सुना कि ये बोल दिया बहुत बुरा है, ये बहुत अच्छा है, तो आप खुद डिसाइड करोगे। मिडिल क्लास आम आदमी वाली बात पे आएंगे, टैक्स क्यों नहीं घटाया। की स्टैट, इंडिया हैज अ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व। अच्छा हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूरी दुनिया में ना इंडिया के पास, इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व है रेयर अर्थ मेटल के केस में, थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व। लेकिन सुना है कहीं इंडिया से निकल रहा है, क्यों? अरे इंफ्रा नहीं है ना, माइनिंग नहीं है ना, पैसा लगता है उसके लिए, मशीनरीज लगती हैं। तो अब हम उस पर काम कर रहे हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउड डेटा सेंटर, टैक्स हॉलिडे टिल 2047। देखो बात कुछ ऐसी है कि इंडिया हैज ओनली 3% ऑफ ग्लोबल डेटा सेंटर। डेटा सेंटर क्या होता है? बड़े बड़े सर्वर्स, फेसबुक यूज करते हो आप, यूट्यूब यूज करते हो, इंस्टा यूज करते हो, आपने सोचा है ना इतने सारे वीडियो, इतना सारा डेटा व्हाट्सएप का कहाँ है लोग रखते हैं? जिन बड़े बड़े सर्वर्स में रखते हैं ना, ये एआई आप इतना यूज करते हो, चैट जीपीटी, ये वो, इन सब को चलाने के लिए डेटा सेंटर पीछे लगता है, जहां पे डेटा स्टोर किया जाता है। और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, बड़े बड़े सेटअप्स रखते हैं। ये अपना इंडिया में जो है सिर्फ 3% ऑफ ग्लोबल डेटा सेंटर है। पूरी दुनिया में जितना ग्लोबल डेटा सेंटर है ना, सिर्फ 3% इंडिया में है। सोच के देखो, इंडिया में पॉपुलेशन कितना है, दुनिया का कितना परसेंट? दूसरे नंबर का देश है ना, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन चाइना में है, दूसरा हमारा इंडिया है। इंडिया पहले पे आ गया। अच्छा इंडिया पहले? नहीं, इंडिया पहले आ गया, क्या बात कर रहे हो, ऐसा है क्या? अच्छा रिसेंट मुझे डेटा नहीं पता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि इंडिया पहले नंबर पे आ गया कि नहीं गया। मुझे तो ये पता है कि इंडिया दूसरे नंबर पे पॉपुलेशन में। तो अगर दूसरे नंबर पे भी है, इतना पॉपुलेशन है, तो डेटा सेंटर भी तो उसी हिसाब से होना चाहिए, नहीं है, इधर सिर्फ 3% है। तो एआई नीड्स कंप्यूटर पावर, नॉट जस्ट टैलेंट। सिर्फ वर्कफोर्स एम्प्लॉइज से काम नहीं चलेगा भैया, कंप्यूटर पावर चाहिए एआई पे काम करना है तो। ठीक है, तो अच्छा इस पे सरकार ने ऑफर दिया है कि 2047 तक जो भी बाहर की कंपनी आकर के यहां डेटा सेंटर सेटअप करेगी, 2047 तक टैक्स हॉलिडे, मतलब कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पे। आओ सेटअप करो, लगाओ। अच्छा जब इंडिया में लगाएंगे तो जॉब किसको मिलेगा? इंडियंस को ना, हमारे यहां को। जीडीपी किसकी बढ़ेगी? हमारे यहां की, हमारे लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा। अच्छा इस टैक्स हॉलिडे, टैक्स छूट दिया तो उनके लिए एक ऑफर हो गया, वो आना चाहेंगे। अच्छा ये बताओ, अच्छा काम हुआ बुरा काम हुआ? टैक्स छोड़ा, इसका मतलब ये भी तो एक्सपेंस है ना सरकार के लिए, ये भी तो बड़ा एक्सपेंस है। तो मतलब एक तरीके से ये भी खर्च ही समझ लो, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ही समझ लो। तो ये काम अच्छा किया सरकार ने, बुरा किया? ताकि वो लोग आएंगे। अच्छा किया ना। तो बजट में एक और अच्छा पॉइंट अपने को मिल गया। ठीक है, ये कहां चला गया? एजुकेशन मॉडर्नाइजेशन। हाँ कल ही हमने वीडियो किया था और आज सुबह प्री बजट में हमने बात भी किया था कि सब्सिडीज वर्सेस स्किल, याद है? कल के वीडियो हमने इंस्टाग्राम पे रील भी डाला था इस पर, और आज प्री बजट में हमसे क्वेश्चन भी पूछा गया था इस पर, तो हमने बोला भी था कि हमारे देश में भैया सब्सिडीज का बजट है 4.5 लाख करोड़ और एजुकेशन का बजट है सिर्फ 1.29 लाख, मतलब 1.25 लाख करोड़। सब्सिडीज बांटने में सरकार का अच्छा खासा पैसा जा रहा है, लेकिन एजुकेशन पे उसका 1/3। अब एजुकेशन की बात हुई है आज बजट में, ये मुझे बहुत पसंद आया भैया कि टोटल एजुकेशन अलोकेशन अब 1.39 करोड़, 1.29 से 1.39, थोड़ा ही बढ़ा है लेकिन बड़ा है, और इस पर बहुत सारे काम हैं। इस बार समझाता हूं। स्कूल एजुकेशन में 83,000 करोड़, हायर एजुकेशन 55,000 करोड़ का बजट दिया गया है। ठीक है, सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक की बात नहीं है, बहुत सारे एजुकेशन पर काम हुआ है, समझाता हूं। हायर एजुकेशन में ज्यादा ग्रोथ दिख रही है क्योंकि फोकस है सरकार का स्किल्स पे, रिसर्च पे, एम्प्लॉयबिलिटी पे। आप देखो सरकार भी इस बात पे समझ गई है कि वो जो ट्रेडिशनल ढर्रा है स्कूल कॉलेज वाला चले ही जा रहा है, बीए पास करो, एमए पास करो, बीएससी एमएससी, इन सब से हो कुछ रहा नहीं रहे। लाखों का खर्चा होता है, सालों एक आदमी का जीवन चला जाता है, आधी जिंदगी चली जाती है, बाद में नौकरी उसको मिलती है 10,000 रुपए की, वो भी नहीं मिलती। इतने सारे इंटरव्यू देने के बाद 10,000 की नौकरी मिलती है, तो फिर इनसे पढ़ाई का क्या फायदा? सवाल यही आता है ना मन में। आधी जिंदगी हमने खराब कर दी स्कूल कॉलेज के चक्कर में, पैसे खराब हुए, समय खराब हुए, एनर्जी खराब हुई, और मिला उससे कुछ नहीं। तो अब जाके सरकार को ये समझ में आया है, तो सरकार अब इस चीज पे काम कर रही है कि भैया अब स्किल बेस्ड पढ़ाई पर काम होगा, रिसर्च पर काम होगा। हाई पावर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंटरप्राइज कमिटी बनाई जाएगी, यानी कि सर्विसेज सेक्टर को विकसित भारत का मेन ग्रोथ इंजन माना गया। सर्विस सेक्टर का मतलब जिन भी चीजों में हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं बाहर के देशों को, जैसे आईटी सेक्टर हो गया। कौन कौन सेक्टर जॉब देंगे, कहां स्किल गैप है, कौन से कोर्सेज अपग्रेड करने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जॉब पर इंपैक्ट, मतलब देखा जाएगा कि कौन कौन से स्किल्स की जरूरत है।
एआई लोगों को सिखाने की जरूरत है, कंप्यूटर एजुकेशन सिखाने की जरूरत है, या क्या सिखाने की जरूरत है? कौन सी चीज रियल वर्ल्ड को जरूरत है, वो एजुकेशन इंफ्रा सेटअप किया जाएगा, उसमें पैसा लगाया जाएगा। मतलब साफ है, डिग्री नहीं, जॉब रेडी एजुकेशन पर अब फोकस किया जा रहा है। देखो, इन सब चीजों का बजट ना कम से कम 20 साल पहले आना चाहिए था। आज इंडिया कर रहा है इन चीजों पे काम। आज जब हम जैसे लोग आवाज उठाते हैं कि भैया क्या ही घटिया एजुकेशन सिस्टम है अपना, एक 10,000 की नौकरी ढंग से नहीं दिला पाती है एजुकेशन सिस्टम, काय को पढ़ना लिखना बंद करो, ये सब स्कूल बंद करो, कॉलेज बंद करो, इतनी बार हम लोग चीखते चिल्लाते हैं और भी हमारे जैसे क्रिएटर लोग बातचीत करते हैं, तब जाके अब सरकार अब जगी है। ये 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। यूएस भैया ऐसा ही एआई बना के नहीं घूम रहा। हमको एआई चैट जीपीटी यूज करना नहीं आ रहा, हम चैट जीपीटी यूज करना सीख रहे हैं, वो बना करके बेच दिया पूरी दुनिया को। हमसे सोचो कितना साल आगे, वो किस लेवल की पढ़ाई उसकी है, असल एजुकेशन है उनका। हमारा तो नौटंकी वाला एजुकेशन चल रहा था। तो तभी मैंने कहा ये जो काम सरकार कर रही है कम से कम 20 साल पुराना काम है ये। तो सरकार 20 साल लेट है, हम लोग 20 साल लेट है, लेकिन अच्छी बात यह है कम से कम 20 साल बाद अब तो नींद खुली सरकार की, अब तो सही जगह पैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छा ये अच्छा काम बुरा काम है? बुरा काम लेट क्योंकि हाँ लेट हुआ तो ठीक है, लेकिन हुआ इसमें अब कम से कम जगह तो सही। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अब ईस्टर्न इंडिया यानी कि बंगाल की साइड, ईस्टर्न उसी को कहते हैं ना, बंगाल की साइड कहीं खोला जाएगा। तो ये खोला जा रहा है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप डेवलप होंगी। कहने का मतलब ये है कि देखो इंडस्ट्री कोई भी हो, चाहे चिप की इंडस्ट्री हो, कपड़ा बनाने की इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, इंडस्ट्री के साथ साथ पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा। मतलब एक पूरा एरिया होगा जहां पूरी की पूरी मल्टीपल इंडस्ट्रीज होगी और यूनिवर्सिटी टाउनशिप पूरा डेवलप किया जाएगा। मतलब वहीं पे इंडस्ट्री भी है, वहीं काम भी हो रहा है, वहीं पढ़ाई भी हो रही है, वहां रहना खाना वहां सब कुछ हो रहा है। तो एक तरह का पूरा माहौल दिया जाएगा भैया, स्टेट को सपोर्ट मिलेगा इससे। इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास टाउनशिप बनेगी। इस टाउनशिप में होंगे यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी नहीं लिखा है, यूनिवर्सिटीज, कई सारी यूनिवर्सिटी होंगी, कॉलेजेस होंगे कई सारे, रिसर्च इंस्टीट्यूट होंगे, स्किल सेंटर्स होंगे, रेसिडेंशियल फैसिलिटी मतलब रहना खाना सब उधर ही होगा। कैंपस और कंपनी के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा इससे। तो इसका मतलब सरकार अच्छे खासे मूड में है भैया डेवलपमेंट का, और ये एजुकेशनल डेवलपमेंट है, समझ रहे हो। इस बार एजुकेशन पे अच्छा खासा रियल एजुकेशन, वो 2 टकिया एजुकेशन नहीं जो हम लोग अब तक बचपन से स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, जिससे 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही है। कुछ लोग बुरा मान जाएंगे लेकिन बात ये सच है भैया। आप हो सकता है वो पढ़ के इंजीनियर डॉक्टर बन गए होंगे, लेकिन नहीं बन पाते ना लोग। ठीक है, एवरी डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल होगा। हाँ ये बात भी इंपॉर्टेंट है। अभी तक देश में कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, होता है क्या गर्ल्स हॉस्टल? तो गर्ल्स को दिक्कत होती है, अलग अलग पीजी, लॉज, फ्लैट, रूम रेंट पे लेकर के रहना होता है अपने रिस्क पर। तो अब गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनेगा हर डिस्ट्रिक्ट में। तो महिलाओं की सेफ्टी सिक्योरिटी पे भी इस बार बजट एलोकेट किया गया है, यह पहली बार हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल होगा। स्टेम कोर्सेज कराए जाएंगे, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ सबके लिए पढ़ाया जाएगा। लैब वर्क, लॉन्ग स्टडी आवर्स की वजह से जो बैरियर्स आती है उसे रिमूव करना, मतलब पढ़ाई लिखाई का पूरा भी इंतजाम वहीं पर होगा। उसके बाद ये भी समझो, मेडिकल एजुकेशन प्लस मेडिकल टूरिज्म, ये नई चीज है और इसने मुझे बहुत इंप्रेस किया। अच्छा ये वाला जो काम किया गर्ल्स हॉस्टल वाला, ये अच्छा पॉइंट था, बुरा पॉइंट था? अच्छा। सरकार ने अच्छा किया, इसको करके नहीं किया, अच्छा किया, चलो ये भी अच्छा कर लिया। तो हमारे पास कई सारे अच्छे वाले पॉइंट आ गए, अभी बुरे वाले आएंगे, बात करते हैं उस पर भी। मेडिकल एजुकेशन प्लस मेडिकल टूरिज्म, ये क्या है? सरकार ना आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स पर फोकस कर रही है इस बार। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल मतलब एम्स बनाने जा रही है, जैसे अभी एम्स है एलोपैथी वाला, तो अब एम्स आयुर्वेदिक के बनाने जा रही है। ऐसे कितने 3 न्यू एम्स बनने वाले हैं। अच्छा वो जो एम्स बनेगा उसके साथ साथ 5 रीजनल हब्स भी बनेंगे। 5 रीजनल हब्स का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च, डायग्नोस्टिक, रिहैब, आयुष सेंटर, यह सब कुछ उसी एक एरिया में होगा। 75,000 न्यू मेडिकल सीट्स भी होंगे। मेडिकल सीट्स का मतलब समझते हो, एग्जाम देते हैं, क्वालिफाई करते हैं, इतनी सीट बची है वो वाला, तो नई सीट भी हो गई। तो मतलब पूरा का पूरा आयुर्वेदिक हब। देखो भैया बाहर के देशों में ना, यूएस वगैरह में आयुर्वेद बड़ी समझदारी से इस्तेमाल किया जाता है, उनको आयुर्वेद की इंपॉर्टेंस पता है। हमारे यहाँ पे वो चीज ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है जो यूएस से घूम के आई है। जब तक योग था हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी, जब तक वो यूएस से घूम के योगा हुआ वैल्यू बढ़ गई। तो हमारे यहाँ पे कोई चीज अगर देसी है तो उसकी वैल्यू नहीं है, वो जैसे ही यूएस से घूम के आती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। आयुर्वेद को यूएस वाले बहुत सीरियसली लेते हैं, हम नहीं लेते हैं, देसी है ना भैया। आयुर्वेदिक डॉक्टर की फीस कितनी होती है? 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए। एलोपैथ में जाओ
फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में जाओ, 1500, 2000, 5000, 10,000 इतनी भी फीस होती है। आयुर्वेदिक वालों को कोई पूछता नहीं। तो सरकार मूड में है कि भैया आयुर्वेदिक का इंफ्रा डेवलप करने का। फायदा क्या है? एक तो बाहर से पेशेंट्स आएंगे, बाहर के देशों से इधर इलाज कराने आएंगे। चूंकि आयुर्वेदिक हो जाएगा तो देश का पैसा देश में ही रहेगा। अभी तक ज्यादातर एलोपैथिक जो महंगी महंगी दवाइयां होती हैं वो बाहर के देशों से आती है। महंगी वाली, सस्ती वाली तो हम बना लेते हैं, महंगी वाली वहां से आती है। जैसे कैंसर वगैरह की जो दवाइयां आती है उधर से आती है। तो सरकार कहती है अगर आयुर्वेदिक का पूरा भैया हब हमने बना दिया तो कैंसर वैंसर की नौबत ही नहीं आएगी ना। हमारा आयुर्वेद तो पावरफुल है ही, दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रीटमेंट सिस्टम है, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दिया कभी। तो सरकार पहली बार इस बार आयुर्वेदिक पे ध्यान दिया है, तो इसके लिए भी अलोकेट किया है। ये अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी स्किलिंग। अब पहली बार ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूं कि भैया टूरिज्म को भी बढ़ावा देगी सरकार, और टूरिज्म के साथ हॉस्पिटैलिटी, मतलब जो घूमने लोग आ रहे हैं उनके साथ कैसा बर्ताव, बात व्यवहार, मतलब उनको ग्रीट वीट कैसे करना। ऐसा नहीं कि भैया बाहर से टूरिस्ट आए उनका पॉकेट मार के निकल लिए वो नहीं, तमीज तहजीब, उसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। तो टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात हो रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोला जाएगा। होटल मैनेजमेंट काउंसिल को अपग्रेड किया जाएगा। एकेडमिया, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट के बीच ब्रिज बनाया जाएगा। टूरिस्ट गाइड अपस्किलिंग प्रोग्राम चले जाएंगे। IIM बेस्ड ट्रेनिंग होगा, मतलब हाई लेवल की ट्रेनिंग होगी भैया टूरिज्म की। 10,000 टूरिस्ट गाइड्स होंगे, बहुत रेयर जगह होते हैं, मतलब ये, और ये सर्टिफाइड, ये पढ़े लिखे होंगे टूरिस्ट गाइड, ऐसे नहीं। 20 आइकॉनिक लोकेशंस होंगे। 12 वीक हाइब्रिड ट्रेनिंग होगी। शॉर्ट टर्म जॉब लिंक्ड कोर्सेज प्रायोरिटी में है। इसका मतलब ये चीज देख करके आपको सब कुछ लग रहा होगा कि सरकार सच में इस बार रियल एजुकेशन देने के मूड में है भैया। मतलब 1,29,000 करोड़ का जो बजट था पहले, उसमें वो चालू वाला एजुकेशन मिलता था, लेकिन 1,39,000 करोड़ का जो बजट है ये रियल एजुकेशन वाला बजट है। ठीक है। न्यू एज स्किल को बढ़ावा। अच्छा हाँ, ये जरा ध्यान से समझिएगा। AVGC सेक्टर के लिए मेजर अनाउंसमेंट। AVGC सेक्टर का मतलब वो सेक्टर जिसमें एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स, मतलब आजकल के यूथ वाली स्किल। गेमिंग एनिमेशन किसको आता है? बुड्ढों को आता है क्या? 40 साल 45 साल से ऊपर को किसी को देखा है एनिमेशन का काम करता है? बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे। ये यूथ वाली चीजें हैं, और न्यू स्किल, न्यू एज की डिमांड है। एनिमेशन, ग्राफिक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, तो इन सब पर भी अब सरकार का ध्यान है। उसके साथ साथ कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जा रहे हैं भैया। इसका मतलब आप कहोगे कि लड़का क्या करता है? कंटेंट क्रिएटर है तो लड़की मिल जाएगी, अब शादी हो जाएगी। नहीं तो अभी अगर हाल है कि आप कहोगे कंटेंट क्रिएटर है तो लड़की का चेहरा भी नहीं दिखाएंगे अब आपको। तो अब सरकार ने बोल दिया कि भैया कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाए जाएंगे, और वो भी कहां? स्कूल कॉलेजेस में। तो कंटेंट क्रिएशन यानी कि कंटेंट क्रिएटर अब आपको बनना सरकार सिखाएगी स्कूल और कॉलेजेस से ही। गवर्नमेंट सेटअप देगी भैया, सपोर्ट करेगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिविटी टेक्नोलॉजीज, IICTs, ये बनाया जा रहा है। 15,000 सेकेंडरी स्कूल, 500 कॉलेजेस। टैलेंट डेवलपमेंट फंड अलग से दिया जा रहा है, 250 करोड़। पर्पस क्या है? टैलेंट डेवलपमेंट। एनिमेशन सिखाओ, विजुअल इफेक्ट्स सिखाओ, गेमिंग सिखाओ, कॉमिक्स सिखाओ। अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। बजट 2026 से 27 में ये डेडिकेटेड एलोकेशन है, जो पहले कभी भी नहीं था। इन चीजों की तो वैल्यू नहीं थी सरकार को, तो मुझे लगता है पता भी नहीं होगा कि ये चीजें एग्जिस्ट करती भी नहीं करती। तभी तो मैं कह रहा हूं ये बजट 20 साल पुराना है। US वाले लोग 20 साल पहले इस काम कर रहे हैं। हमारी सरकार को अब पता चला है सब कुछ होता भी है, तो लेकिन चलो पता तो चल गया कम से कम। NDFC, AVGC, XR, इनको सपोर्ट के लिए 35 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर AVGC XR, इसके लिए पहले बजट था 17 करोड़ पिछले साल, अब 35 करोड़, मतलब डबल कर दिया गया है। तो सरकार पूरा अग्रेसिव है इस तरह की एजुकेशन को लेकर के। एजुकेशन को लेकर अग्रेसिव है, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और रियल एजुकेशन, ठीक है, यानी कि एनिमेशंस, VFX, गेमिंग, डिजिटल स्टोरी टेलर्स, ये सब अब इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब देखो मोरल ऊपर आ जाता हूं मैं। अच्छा, मोरल से पहले एक डेटा आपको दिखाना है, क्या बढ़ा और क्या घटा। ये मोटा मोटी समझा देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आम आदमी के रिलेटेड, लेकिन समझा देता हूं। क्या चीज सस्ती हुई जरा ये समझिएगा। ओवरसीज टूर पैकेज, अगर विदेश में घूमने के लिए जाना है तो पहले उस पर टैक्स लगता था 5 से 20%, अब 2% लगेगा। तो मतलब विदेश घूमने जाइए भैया, सरकार खुश है। ओवरसीज एजुकेशन, मेडिकल रेमिटेंस, मतलब बाहर विदेशों में एजुकेशन लेना है, मेडिकल की फैसिलिटी लेनी है, तो पहले 5% लगता था, अब 2% लगेगा।
टेंडू लीव्स लिकर मतलब दारू वारू का काम जो है भैया 5% टैक्स था, अब 2%। शू अपर एक्सपोर्ट, ये मुझे भी नहीं समझ आया, जूते का कोई अपर एक्सपोर्ट ऊपर का भाग ऐसा कुछ होगा, ड्यूटी फ्री कर दिया मतलब टैक्स नहीं लगेगा। एनर्जी ट्रांजिशन इक्विपमेंट, सोलर ग्लास इनपुट, ये सब एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गुड्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, लिथियम आयन सेल्स जो हम बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन वगैरह अगर मंगाते हो तो नहीं लगेगा, अच्छा लगता है। 20% से इसको 10% कर दिया गया है। रेयर एंड कैंसर डिजीज ड्रग्स, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, ये सब दवाइयां जो हम बाहर से मंगाते हैं उस पर टैक्स देना पड़ता था और अच्छा खासा टैक्स होता था। तो अब ऐसी चीजों की दवाइयां अगर बाहर से मंगाते हो आप, नहीं लगेगा टैक्स। फिश कॉट बाय इंडियन फिशरमैन, न्यूक्लियर पावर गुड्स मतलब जो मछुआरे हैं हमारे देश के, उनको भी नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद टेक्सटाइल, लेदर एक्सपोर्ट, इन सब में फायदा उधर मिलने वाला है। तो ये सब काफी चीजें, फायदे की लिस्ट है एक लंबी सारी। महंगा क्या हो गया है ये जरा समझो। इनकम टैक्स मिस रिपोर्टिंग, अगर आपने इनकम टैक्स में गलत भरा, गलत रिपोर्टिंग करी तो 100% पेनल्टी ऑफ टैक्स अमाउंट, जितना टैक्स बना है उसका डबल। ठीक है, स्टॉक ऑप्शन एसटीटी भैया इंक्रीज हो गया, ये हमने बात करी, फ्यूचर ट्रेडिंग एसटीटी वगैरह। अल्कोहलिक लिकर मतलब दारू वारू की बात जो हो रही है। मिनरल्स, स्क्रैप सेल्स इंक्रीज हो गया 1 से 2%, मतलब 1% लगता था टैक्स, अब 2% लगेगा। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मुझे पता नहीं है। छाते वाते पे भी लगता था भैया, क्रैनबेरी, ब्लूबेरी, क्रैनबेरी, ये सब चीजें महंगी हुई है, मतलब ये आम आदमी के मतलब की ज्यादा चीज मुझे लग नहीं लगी। ठीक है, तो कुछ चीजें महंगी हुई, कुछ चीजें सस्ती हुई है, लेकिन ओवरऑल बजट अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कैसा था। अब यहां पे थोड़ा मिडिल क्लास पे आते हैं। भैया ये कैसा बजट हुआ जहां मिडिल क्लास में टैक्स रिबेट तो मिला नहीं? तो देखो होता क्या है, कोई भी बजट जब आता है ना, तो देश की कंडीशन कैसी है, देश की कमाई कितनी है, उसके हिसाब से आता है। देखो मैं खुद एक मिडिल क्लास आदमी हूं, तो मैं मिडिल क्लास के अगेंस्ट कभी नहीं होता। पिछले साल सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, 12 लाख तक टैक्स जीरो कर दिया, मतलब 12 लाख कोई सालाना कमा रहा है तो उसको टैक्स जीरो कर दिया पिछले साल में। अब एक डेटा देता हूं आपको, 12 लाख से पहले 7 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्ट था, मतलब 7 लाख तक की अगर आपकी कमाई है साल की तो टैक्स नहीं लगता था। आपको पता है 3 लाख से ये 7 लाख की लिमिट पहुंचने में ना, मुझे लगता है शायद 10 से 15 साल लगे, लेकिन 7 लाख से 12 लाख एक झटके में सरकार ने कर दिया। तो पिछले साल जो सरकार ने किया वो अमेजिंग था, मतलब खतरनाक। 12 लाख का एक बात मतलब समझता हूं, मतलब साल का, महीने का जो लाख रुपए कमा रहा है ना, उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब देश की 98% जनता 1 लाख से कम कमाती है, भैया ये डेटा है, 98%। सिर्फ 2% लोग जो 1 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, सिर्फ वो 2% टैक्स देंगे, सिर्फ 2% टैक्स देंगे कमाने वाले। ऐसे अब तक किसी ने समझाया था आपको? 12 लाख का मतलब ये होता है। तो सोचो इतना बड़ा स्टेप सरकार ने पहले पिछले साल ले लिया है, तो इस साल मुझे लगता है शायद गुंजाइश नहीं होगी। क्या ही कर लेंगे यार, 12 लाख को 14 लाख 15 लाख कर लेंगे क्या? यही पूरा नहीं होगा। 98% जनता टैक्स के ब्रैकेट से बाहर है, उसको टैक्स देना ही नहीं है। सिर्फ 2% जनता, तो 2% तो लेना बनता है ना। मैं सरकार के सपोर्ट में नहीं बात कर रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कोई बीजेपी का आदमी नहीं हूं भैया, मोदी जी ने मुझे पैसे नहीं दिए बताने के लिए, लेकिन मैं रियल बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल। अभी जो माहौल है ना देश का, जो ट्रंप हमारे को धमकाता रहता है ना, एनी टाइम ड्रामेबाजी करता रहता है ना, वो एक स्टेटमेंट देता है हमारा मार्केट गिर जाता है, वो एक स्टेटमेंट देता है हमारी इकोनॉमी हिल जाती है। तो इसका मतलब उसने हमको हल्के में ले रखा है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये जो भारत है ना, ये ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है, मतलब ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। मतलब इसको घर में ज्यादा चीज बनाने की औकात है नहीं, औकात बोल रहा हूं देश के टर्म में, लेकिन इसको आप उतना ही सीरियसली लीजिएगा जितना मैं बोल रहा हूं। ये ट्रंप को ऐसा लगता है कि ये भारत है, इसकी ज्यादा औकात नहीं है। तो अब भारत ने ऐसा निर्णय लिया है कि भैया आम आदमी के लिए हमको जितना देना था हमने दिया, इस बार थोड़ा सा आम आदमी को मैं मेरी प्रायोरिटी में कम करता हूं, फाउंडेशन पे इस बार काम करता हूं, ताकि अगली बार ट्रंप जैसा कोई राष्ट्रपति किसी भी देश का कोई खड़ा हो ना, तो कभी भी धमकी ना दे पाए। इसीलिए सेमीकंडक्टर, ये एजुकेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इन सब पर इस बार बजट ज्यादा दिया गया, डिफेंस सेक्टर पर ज्यादा बजट दिया गया है। क्योंकि एक बार ये सारी चीजें इंप्रूव हो गई ना, तो जॉब भी क्रिएट होगी। जो टैक्स छूट की बात करता है ना आम आदमी, वो टैक्स छूट से ज्यादा अच्छा है कि आम आदमी को कमाई का मौका मिले, आम आदमी के बच्चों को, उसी आम आदमी के बच्चों को सही एजुकेशन मिले, जिससे बड़े होकर के उसको दर दर वो 10,000 की नौकरी के लिए भटकना ना पड़े। और जब फाउंडेशन बनाया जाता है ना सर, तो उसका असर तुरंत नहीं दिखता, साल भर, 2 साल, 3 साल तक भी ना दिखे। क्योंकि आप ये सोचो ना कि जब 20 फ्लोर की बिल्डिंग बनती है ना, उसके लिए 3 फ्लोर नीचे पहले खोदा जाता है, बेसमेंट बनाया जाता है,
अगर वो 3 फ्लोर का बेसमेंट नहीं बनाया ना, 20 फ्लोर का बिल्डिंग मजबूत ही नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है सरकार ने जो इस बार का बजट दिया है वो नीचे का 3 फ्लोर का बेसमेंट बनाने का बजट है, और इसका असर 2-3 साल 4 साल में भी ना दिखे। तो कोई अगर मुझसे पूछे कि शॉर्ट टर्म में ये बजट कैसा है, तो मैं कहूंगा बहुत घटिया है, बेकार है, घटिया काम किया सरकार ने बजट में। शॉर्ट टर्म में कोई एक साल भर के लिए कुछ है ही नहीं भैया, मिडिल क्लास के लिए कुछ दिया ही नहीं। और जो डेवलपमेंट बजट की ये बात कर रहे हैं उसका साल भर में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, 2 साल में कोई नहीं आएगा, मैं कहता हूं 5 साल में भी नहीं आएगा। अरे 7 रेलवे कॉरिडोर बनने हैं, कितना समय, 2 साल में बन जाएगा, 5 साल में बन जाएगा। तो 5 साल तक तो कोई इंपैक्ट होना ही नहीं है इसका। तो 5 साल तक के लिए बजट किसी काम का ही नहीं है। तो मुझसे पूछो शॉर्ट टर्म में बजट कैसा है, घटिया। लेकिन क्या इस बजट की जरूरत थी? एकदम जरूरत थी, क्योंकि ये बजट नहीं आता तो ट्रम्प जैसा कोई भी राष्ट्रपति किसी भी देश का हमको ऐसे हल्के में लेता रहता। अब आप कहोगे जो काम कर रहे हैं अगले साल से तो ठीक होगा, नहीं हो सकता ना। मैं कह तो रहा हूं कि ये बजट 20 साल पुराना है। 20 साल पहले अगर ये सब काम हमने कर लिया होता तो ट्रम्प की ताकत है कि धमका दे हमको। चाइना को धमकाता है वो, हाँ धमकी देता है चाइना को, लेकिन चमकी उसका ऐसे ले लेता है चाइना, बाहर में जा, वो सीरियसली लेता नहीं। लेकिन हमको लेना पड़ता है क्योंकि हम डिपेंडेंट है चाइना और यूएस जैसी कंट्री पे। तो इस बार जो बजट है लॉन्ग टर्म की चीज है भैया। सरकार ने भी कहा है, निर्मला सीतारमण ने भी कहा है, मोदी जी भी कह रहे हैं कि 2047 का विजन है। देखो मुझे ये नहीं पता कि जितनी चीजें इन्होंने प्रॉमिस करी है, जितनी चीजें बोल रहे हैं ये बना देंगे, उसमें से कितना हो पाएगा। 12 लाख करोड़ कैपेक्स में खर्च करने की बात कर रहे हैं, कितना खर्च कर पाएंगे। 7 रेलवे कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, ये कब तक बना पाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात तो है कि ये अगर डिसीजन लिया गया है, ये प्लानिंग की गई है, तो आज न कल देर सवेर तो होगा, और ये होना देश के लिए जरूरी है, ताकि ट्रम्प जैसा कोई भी आकर के हमको ऐरा गैरा धमकी ना दे पाए। पाकिस्तान ने हमसे लड़ाई करी ना, तुरंत हमारे जवान ने जाकर के ठोका ना घर में घुस करके। लेकिन क्या यूएस के घर में जाके हमारी ठोकने की औकात है? सच बताओ तो नहीं है। यूएस के घर में घुस के हम नहीं ठोक सकते, हम उतने मजबूत नहीं है। क्या चाइना ठोक सकता है? हाँ चाइना कर सकता है। क्या यूएस चाइना को ठोक सकता है? हाँ, वो दोनों इतने मजबूत हैं। तो हमको मजबूत है, और मजबूती एक दिन में नहीं आती। मजबूती बनाने के लिए, फाउंडेशन बनाने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। हाँ, ये आप कह सकते हो कि इस बार बजट में भैया कम से कम स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का है, लाख कर देते, 12 लाख का था वो था, 13 लाख कर देते, 14 लाख थे। अरे बहुत मामूली सी चीज थी, वो सरकार कर सकती थी, वो नहीं किया। उसके लिए क्रिटिसाइज कर सकते हो, मैं भी कर दूं कि भैया इतना भी नहीं किया, इतना तो करना चाहिए था। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी काम था वो किया सरकार ने। तो मैं सरकार के इस बजट से खुश हूं। आपका भी मैं जानना चाहूंगा फीडबैक कि आप खुश हो कि नहीं हो, ये बजट आपको कैसा लगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, मैं बीजेपी कांग्रेस वाला आदमी नहीं हूं, किसी का आदमी नहीं हूं, मैं एक आम नागरिक हूं। मेरे देश के लिए सिक्योरिटी, मेरे देश में ग्रोथ, मेरे देश में लोगों की जॉब्स, मेरे देश की जीडीपी, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सरकार ये सब पे काम करेगी वो सरकार मेरे लिए अच्छा है। तो सरकार मैटर नहीं करती, काम मैटर करता है। तो आप भी बताना ये बजट आपको कैसा लगा, ये एनालिसिस आपको कैसी लगी, और आज से पहले, अभी से पहले किसी ने बजट इतना डिटेल में ऐसे कंक्लूजन के साथ आपको समझाया क्या, ये भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही।